Good morning to all of you. This is your friend Pankaj. How are you all? I hope you will be fit and fine. Today we are going to learn, right, some important important scholar, right, or the founder of translation. So we must know first, it goes without saying, we are going to learn today Eugene Albert Nida. Eugene Albert Nida, he was born, right? He was not a female child. He was male child. He was born on 11th November 1914. Okay. उनका जन्म 11 नवंबर 1914 को हुआ था और उनका डेथ 25 अगस्त 2011 को हुआ था। वह एक अमेरिकन लिंग्विस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने विकास किया, डेवलप किया, राइट, क्या, डायनेमिक इक्विवेलेंस बाइबल ट्रांसलेशन थ्योरी। ओके, सो वी विल नो इट line by line with a clear concept. So he was also one of the founder of modern discipline of translation studies, right? And he defines translations. First of all, let me discuss what is dynamic equivalence बाइबल ट्रांसलेशन थ्योरी। ओके, तो उन्होंने जो सिद्धांत का, उन्होंने जो थ्योरी का, राइट, विकास किया, वो क्या था? डायनेमिक इक्विवेलेंस बाइबल ट्रांसलेशन थ्योरी। ये क्या होता है डायनेमिक इक्विवेलेंस? डायनेमिक इक्विवेलेंस में ना होता है कि चीज़ों को आप मीन्स एक ऐसा मेथड है और जिसमें से बाइबल को ट्रांसलेट किया गया, बाइबल का ट्रांसलेशन किया गया था, ठीक है। तो ऐसे बाइबल ट्रांसलेशन का मेथड है जिसमें से नए नए एक्सप्रेशन को मॉडर्न एक्सप्रेशन को मॉडर्न लैंग्वेज का यूज करके, राइट, मॉडर्न लैंग्वेज का यूज करके क्या किया गया है और ट्रांसलेट किया गया है दूसरे लैंग्वेज में। बाइबल का ट्रांसलेशन किया गया है। उसमें यह है कि जो उसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, राइट, हिब्रू जिस भाषा में लिखा हुआ है, दूसरे भाषा में भी अगर उससे वो लैटिन इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं, राइट, तो उसका जो टेक्स्ट है, वो टेक्स्ट का कंसेप्ट है, जो आइडियाज है, जो थॉट है, राइट, वो बदलने नहीं चाहिए। आइडियाज जो भी आप मीन्स सोर्स लैंग्वेज से टारगेट लैंग्वेज जब भी करते हैं तो सोर्स लैंग्वेज का जो टेक्स्ट है वो सेम टू सेम डिट्टो उसमें उतार नहीं दिया जाता, उसमें कॉपी नहीं किया जाता है, राइट, बल्कि कुछ कुछ मॉडर्न लैंग्वेज के द्वारा, न्यू एक्सप्रेशन के द्वारा, राइट, उसको ट्रांसलेट किया जाता है टारगेट लैंग्वेज में। मीन्स ये कहा जा सकता है कि उसमें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं होगा, बल्कि सोर्स लैंग्वेज का जो है ना आइडियाज को ट्रांसलेट किया जाएगा। मीन्स एक और बात करें कि अगर आप जैसे कि आप गीता को संस्कृत में जिस मीन्स यू कैन से जिस इंजॉयमेंट के साथ पढ़ते हैं या फिर दिलचस्पी के साथ पढ़ते हैं या फिर इसका इम्पैक्ट जो भी रीडर पर करता है, संस्कृत के गीता का इम्पैक्ट, राइट, संस्कृत पढ़ने वालों पर जिस प्रकार से उसका प्रभाव पड़ता है,
राइट, उसके एक्सप्रेशन का, आइडियाज़ का, थॉट्स का। उसी प्रकार से दूसरी भाषा में अगर जैसे कि गीता को ट्रांसलेट हिंदी में, इंग्लिश में किया गया, तो हिंदी में भी पढ़ने वाले लोग, राइट, वो टेक्स्ट का जो आइडियाज है, थॉट है, वो बिल्कुल लूज नहीं करता है, राइट। मीन्स एक और कहें, अगर सोर्स लैंग्वेज का जो टेक्स्ट का प्रभाव है रीडर पर, वह उस तरह ही पढ़ता है जिससे जब से हम टारगेट लैंग्वेज में, राइट, उसे ट्रांसलेट कर दें, और जो टारगेट लैंग्वेज में ट्रांसलेट करें, हिंदी चाहे इंग्लिश चाहे जिस भी भाषा में, उसका भी इम्पैक्ट रीडर पर उसी तरह पड़े, उसमें जरा भी कमी नहीं हो, राइट। इसमें फॉर्म्स, स्टाइल्स को, राइट, ध्यान में रखा नहीं जाता है। इसमें आइडियाज़ को वन लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है, राइट। दिस इज कॉल्ड डायनेमिक इक्विवेलेंस बाइबल ट्रांसलेशन थ्योरी। तो इन्होंने नीडास का थ्योरी यही कहता है, ओके। और वी ऑल्सो सी ट्रांसलेशन, ही डिफाइंस ट्रांसलेशन, ठीक है, उनके शब्दों में ट्रांसलेशन क्या है, कंसिस्ट इन रिप्रोड्यूसिंग इन द रिसेप्टर लैंग्वेज द क्लोजेस्ट नेचुरल इक्विवेलेंट ऑफ द सोर्स लैंग्वेज मैसेज। जिस प्रकार से हमने अभी जस्ट बताया कि इस ट्रांसलेशन में, इनके ट्रांसलेशन में वो जो रिसेप्टर होते हैं, जो रिसेप्टर मीन्स जो रिसीव्ड करते हैं, जो टारगेट लैंग्वेज होते हैं, ठीक है, जो टारगेट लैंग्वेज में जो रिप्रोड्यूस करते हैं ना, जो ट्रांसलेशन जिस प्रकार से टारगेट लैंग्वेज में रिप्रोड्यूस किया जाता है, राइट, टारगेट लैंग्वेज में जिस तरह से उसे बताया जाता है, बिल्कुल वह नेचुरल टाइप का, वही उसी नेचुरल टाइप का सोर्स लैंग्वेज का जो भी आइडियाज है, थॉट है, वही रखा जाता है टारगेट लैंग्वेज में भी, राइट, बशर्ते उसमें फॉर्म, स्टाइल्स, ग्रामर को ध्यान में रखा नहीं जाता है, ओके। फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ मीनिंग एंड सेकेंडली इन टर्म्स ऑफ स्टाइल। सबसे पहले सोर्स लैंग्वेज, उसका जो मीनिंग है, उसका जो आपका स्टाइल है, राइट, ये बिल्कुल नहीं बदलता है, ओके। नीडा proposed this theory to address the challenges and complexities of cross-cultural communication through translation. Nida proposed this theory to address the challenges and complexities of cross-cultural communication through translation. ठीक है, तो नीडा जो हैं वो, उनका मानना है कि ये जो उनका जो ये थ्योरी है उसमें ये बताते हैं, एड्रेस करते हैं चैलेंजेस को, जो भी चुनौतियां हैं, जो जटिलताएं हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, राइट। उस नीडा प्रपोज दिस थ्योरी टू एड्रेस द चैलेंजेस। वो इस चैलेंज, वो जो डायनेमिक इक्विवेलेंस थ्योरी है ना, वो इसमें क्या है कि जो चैलेंजेस पाए जाते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी, जो भी डिफिकल्टीज पाए जाते हैं क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन में, मीन्स टू डिफरेंट पीपल्स फ्रॉम डिफरेंट नेशन, राइट, इनके बीच में, दो अलग अलग राष्ट्र के लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, इसे हम क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन कह सकते हैं, राइट। तो इसकी चैलेंजेस, इसकी चुनौतियां और इसका हार्डशिप, जो डिफिकल्टीज हैं, राइट, ये इनके थ्योरी के ट्रांसलेशन के माध्यम से सुलझाया जा सकता है। इसके लिए ही ये थ्योरी है, राइट। नीडा इंक्लूड्स की फीचर ऑफ चॉम्स्की मॉडल इनटू हिज साइंस ऑफ ट्रांसलेशन। जो अनुवाद की विज्ञान है नीडा के द्वारा अनुवाद का जो साइंस है, ट्रांसलेशन का जो स्टडी है, राइट, वो इंक्लूड करते हैं, वो चॉम्स्की के भी थ्योरी को, चॉम्स्की के जो मॉडल थ्योरी हैं, राइट, भाषा विकास का जो थ्योरी है, राइट,
LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डेवलपमेंट थ्योरी हैं, जो भी हैं, उनके थ्योरी को नीडास की थ्योरी में भी पाया जाता है। इन हिज पेपर साइंस ऑफ ट्रांसलेशन के जो साइंस ऑफ ट्रांसलेशन जो पेपर है उनका, उसमें क्या करते हैं ना, he emphasizes the importance of understanding the source and target language as well as the cultural context in which they operate। क्या है, साइंस ऑफ ट्रांसलेशन के माध्यम से नीडा जोड़ देते हैं, इम्फेसिस करते हैं, ठीक है, सोर्स लैंग्वेज की जो समझ है उसके महत्व पर, सोर्स लैंग्वेज के समझ के महत्व पर, और साथ ही साथ टारगेट लैंग्वेज के समझ के महत्व पर वह जोड़ देते हैं। और साथ ही साथ एज वेल एज द कल्चरल कंटेक्स्ट, और जो कल्चरल कंटेक्स्ट है, जो सांस्कृतिक संदर्भ है, राइट, जिसमें से वे ऑपरेट करते हैं, सांस्कृतिक संदर्भ को भी बताते हैं, ठीक है। सोर्स लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज के जो महत्व है उनके साइंस ऑफ ट्रांसलेशन में सब कुछ वर्णन है। इन हिज स्टोरी नीडा प्रोड्यूसेस द कंसेप्ट ऑफ डायनेमिक इक्विवेलेंस। अपने थ्योरी में नीडा क्या करते हैं, वो डायनेमिक इक्विवेलेंस जो है, मीन्स सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज दोनों के स्टडी करने पर, दोनों के टॉपिक पर किसी में आइडियाज कम होने नहीं चाहिए, राइट। वो फॉर्म, स्टाइल, ग्रामर वो जो भी हो, लेकिन उसके आइडियाज, थॉट्स बिल्कुल सेम रहने चाहिए, राइट। टेक्स्ट भले अलग हो। तो एंड हाईलाइट्स द रोल ऑफ बोथ फॉर्म एंड फंक्शन इन द ट्रांसलेशन प्रोसेस। वो क्या करते हैं, अपने डायनेमिक इक्विवेलेंस में जो कुछ रोल, कुछ भूमिका को दर्शाते हैं, दोनों के लिए, फॉर्म के लिए भी, उसका फॉर्म क्या होना चाहिए, उसका स्टाइल क्या होना चाहिए, उसका ग्रामर क्या होना चाहिए, और फंक्शन पर भी, ठीक है। फॉर्म और फंक्शन, एक फॉर्म का होना, एक फंक्शन जो बिल्कुल लोग यूज कर रहे हैं, जो व्यवहार में है, राइट, उस ट्रांसलेशन प्रोसेस को हाईलाइट करते हैं, उजागर करते हैं। ही इंट्रोड्यूस द 3 स्टेजेस ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के उन्होंने 3 अवस्थाएं बताए हैं, 3 स्टेज को बताए हैं नीडा, राइट। क्या क्या है वो, लिटरल ट्रांसफर, मिनिमल ट्रांसफर एंड लिटरेरी ट्रांसफर। लिटरल ट्रांसफर में क्या होता है कि इसमें ऐसे स्किल्स को एग्जैक्टली जिस प्रकार से सीखा जाता है, लर्न किया जाता है, उसी प्रकार से स्किल को है ना परफॉर्म किया जाता है, उसी प्रकार के स्किल को परफॉर्म किया जाता है जैसे वो सीखा गया हो, और बट इन ए डिफरेंट सिचुएशन, इन ए न्यू सिचुएशन। मीन्स आप जिस चीज से कुछ प्राप्त कर रहे हैं और उसको जिस चीज में उसको जो है ट्रांसफर कर रहे हैं, वो बिल्कुल नए सिचुएशन में होने चाहिए, लेकिन जो उससे रिसीव्ड है, जो पाया गया है, वही होने चाहिए, ठीक है। और लिटरल का मीनिंग भी होता है कि अलग अलग समय में अलग अलग करके, ठीक है, इसका जो है समग्र मीनिंग को ध्यान नहीं देते हुए प्रत्येक शब्द को, अलग अलग शब्दों को, प्रत्येक शब्दों का ड्रिल करना, उसका कॉमन मीनिंग को छोड़कर। मिनिमल ट्रांसफर में ये हुआ कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन होता है, ठीक है, और लिटरेरी एक्सप्रेशन भी इसमें पाया जाता है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, मिनिमल ट्रांसलेशन। दूसरा है लिटरेरी ट्रांसफर, मिनिमल ट्रांसफर, लिटरल ट्रांसफर, और अब हुए लिटरेरी ट्रांसफर। ये जैसे कि
कोई भी चीज़ हिब्रू में लिखा है, ठीक है, जैसे हिब्रू में लिखा है उसको डच में कर दिए ट्रांसलेशन, उसको फिर डच को इंग्लिश में कर दिए ट्रांसलेशन, राइट। ये हैं लिटरेरी ट्रांसलेशन, लिटरेरी ट्रांसफर, ठीक है। ही सेड दैट देयर इज नथिंग मीन्स साहित्यिक ट्रांसफर, संप्रेषण। ही सेड दैट देयर इज नथिंग which may be called identical equivalent, मीन्स आइडेंटिकल इक्विवेलेंट जो होते हैं उसे कहने के लिए कि सेमनेस, बिल्कुल समान चीज को सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज में सेमनेस ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका कहना है सेमनेस नहीं पाया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो ही सजेस्टेड अनदर टर्म, इसलिए उसने दूसरा टर्म्स को दिए, क्लोजेट नेचुरल इक्विवेलेंस। ये क्या करता है, ये फोकस करता है मीनिंग पर और उसके नेचुरलनेस पर, उसकी प्रकृति और उसके अर्थ पर ये फोकस करता है टारगेट लैंग्वेज में, उसे कहते हैं क्लोजेट नेचुरल इक्विवेलेंस। बहुत ही नज़दीकी से जो है नेचुरल इक्विवेलेंस, जो भी टारगेट लैंग्वेज में किया जाएगा वो बिल्कुल नेचुरल होगा, ठीक है, उसका मीनिंग और उसका प्रकृति बिल्कुल सेम होगा। ही होल्ड्स द व्यू दैट नो ट्रांसलेशन कैन बी एग्जैक्ट इक्विवेलेंस ऑफ इट्स ओरिजिनल बिकॉज ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन इन्वॉल्व लूज ऑफ इंफॉर्मेशन, एडिशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड स्क्विंग ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या है, ही होल्ड्स द व्यू, उनका ये मानना है, वो अपने विचारों को पर वह जोड़ देते हैं, कहते हैं कि नो ट्रांसलेशन कैन बी एग्जैक्ट इक्विवेलेंट ऑफ इट्स ओरिजिनल। बिल्कुल कोई भी ट्रांसलेशन जब हम एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में करते हैं तो एग्जैक्ट ओरिजिनल नहीं आ सकता है, ठीक है, ओरिजिनलिटी नहीं पाया जा सकता है सेम टू सेम सब में, राइट। क्योंकि सभी प्रकार के ट्रांसलेशन में ना इंफॉर्मेशन की कहीं कमी पड़ जाता है, कुछ इंफॉर्मेशन को ज़्यादा ऐड कर दिया जाता है, कहीं कुछ इंफॉर्मेशन को छोड़ भी दिया जाता है, राइट। और कभी फिर क्या है ना, वो इंफॉर्मेशन को कभी स्क्यू कर दिया जाता है, मीन्स उसको चेंज कर दिया जाता है, कुछ अलग डायरेक्शन में, फिर कुछ अलग डायरेक्शन उसे दिया जाता है, और ठीक है, उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी दे दिया जाता है। तो इस प्रकार से चीज़ों को, ओरिजिनलिटी को एक जैसा बना के हम नहीं रख सकते हैं, ओके। अकॉर्डिंग टू नीडा, ट्रांसलेशन शुड एम टू कन्वे द मीनिंग एंड मैसेज ऑफ द सोर्स टेक्स्ट इन अ वे दैट इज नेचुरल एंड इजिली अंडरस्टूड बाय द टारगेट ऑडियंस। नीडा का कहना है कि इस ट्रांसलेशन का जो लक्ष्य होना चाहिए, उसका जो मीनिंग को बताने के लिए, मैसेज को देने के लिए, जो सोर्स टेक्स्ट का जो मीनिंग है, उसका जो मैसेज है, उसको बताने के लिए, ठीक है, बिल्कुल एक नेचुरल वे में और आसान तरीके से, समझ के साथ टारगेट ऑडियंस के लिए ऐसे होना चाहिए। ट्रांसलेशन का एम ये होना चाहिए कि जो भी मैसेज हो, जो भी थीम हो, जो भी मीनिंग हो, राइट, सोर्स टेक्स्ट का बिल्कुल नेचुरली उसी प्रकार से टारगेट लैंग्वेज में रखा जाना चाहिए, टारगेट ऑडियंस को समझ में आ जाए। इंस्टीड ऑफ वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इन्होंने क्या कहा, इसके बदले में वर्ड फॉर वर्ड, राइट, बिल्कुल शब्द से शब्द ट्रांसलेशन के बारे में इन्होंने कहा। नीडा आर्ग्यूज फॉर अ फंक्शनल इक्विवेलेंस। नीडा इसमें से आर्ग्यू करते हैं, तर्क देते हैं, फॉर अ फंक्शनल इक्विवेलेंस दैट टेक्स इनटू अकाउंट द लिंग्विस्टिक, कल्चरल एंड सोशल फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसलेशन प्रोसेस। इनका कहने का मतलब था कि ये फंक्शनल इक्विवेलेंस होना चाहिए, उस प्रकार ही बिल्कुल सेमनेस की तरह, डिटो की तरह फंक्शन करने चाहिए। जैसे इसमें कि लिंग्विस्टिक हो, टेक्स इनटू अकाउंट, लिंग्विस्टिक को ध्यान रखा जाए,
कल्चरल को, सांस्कृतिक को एंड सोशल फैक्टर्स को, सामाजिक फैक्टर्स को भी, तथ्यों को भी ध्यान में रखा जाए और ट्रांसलेशन के प्रोसेस में इन्हें भी इन्वॉल्व किया जाए। क्या? लिंग्विस्टिक, कल्चरल और सोशल फैक्टर को। ठीक है। दिस मीन्स दैट द ट्रांसलेटर मस्ट कंसिडर द कॉन्टेक्स्ट एंड पर्पस ऑफ द सोर्स टेक्स्ट। तो ट्रांसलेटर को ये आना चाहिए, ट्रांसलेटर को इस बात को ध्यान देना होगा, राइट, उसके सोर्स टेक्स्ट को ढंग से समझना होगा, साथ ही साथ कल्चरल एक्सपेक्टेशन, ठीक है, कुछ सांस्कृतिक जो उम्मीदें हैं, राइट, एंड लिंग्विस्टिक कन्वेंशन है, कुछ भाषाओं में जो ट्रेडिशनल, कुछ ट्रेडिशन है, भाषाओं की जो कुछ अपनी परंपरा है, राइट, ऑफ टारगेट ऑडियंस तक मिलना चाहिए। सोर्स टेक्स्ट का जो है कल्चरल एक्सपेक्टेशन और लिंग्विस्टिक कन्वेंशन टारगेट ऑडियंस को भी मिलना चाहिए। नीडा आल्सो लेज एम्फेसिस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रांसलेटर्स रोल एज ए मीडिएटर बिटवीन कल्चर्स। नीडास इस चीज पर जोर देते हैं, इस बात पर भी जोर देते हैं कि जो ट्रांसलेटर्स का जो रोल है, भूमिका है, ठीक है, उसके महत्व पर भी जोर देते हैं। उसकी जो भूमिका है वह एक मीडिएटर की तरह काम करते हैं कल्चर्स के बीच में, एक कल्चर से दूसरे कल्चर को, ठीक है, एक सोर्स टेक्स्ट के कल्चर को दूसरे टारगेट लैंग्वेज टेक्स्ट में वो डालना, वो पाया जाना, एक ट्रांसलेटर मीडिएट का काम करता है सोर्स और टेक्स्ट और टारगेट टेक्स्ट के रूप में। तो ट्रांसलेटर की भूमिका अहम है, बहुत ही है। In his theory, the translator needs to bridge the gap between the source and target cultures, making the translated text culturally appropriate and accessible to the target readers. ठीक है। अपने थ्योरी में उन्होंने क्या कहा है कि ट्रांसलेटर्स का ये भी काम होना चाहिए कि जो खाई है ना, दो लैंग्वेज, दो टेक्स्ट के बीच में, दो भाषा के बीच में जो खाई है, राइट, उस खाई को, उस बिटवीन द सोर्स एंड टारगेट कल्चर, सोर्स का, सोर्स कल्चर का और टारगेट कल्चर का, सोर्स टेक्स्ट का और टारगेट टेक्स्ट का जो खाई है उसको भरा जाना चाहिए, उसकी खाई को, है ना, कम किया जाना चाहिए। ओके, दिस इन्वॉल्व्स मेकिंग डिसीजन रिगार्डिंग द यूज ऑफ इडियम्स। और ये जो है कैसे संभव हो सकता है, इसमें इडियम्स, मेटाफर, कल्चरल रेफरेंसेस, राइट, इंश्योरिंग दैट टारगेट ऑडियंस कैन अंडरस्टैंड एंड रिलेट टू द टेक्स्ट इन ए मीनिंगफुल वे। ये ध्यान रखते हुए, समझते हुए कि इडियम्स, मेटाफर्स, राइट, सिम्बल्स, कल्चरल रेफरेंसेस, इन सारी चीज़ों को भी हम टारगेट लैंग्वेज जब ट्रांसलेट कर रहे होते हों तो उस समय हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए और उसमें ये भी चीज़ों को मेंशन किया जाना चाहिए ताकि टारगेट ऑडियंस आसानी से समझ पाए और अपने मीनिंग को, उसके मीनिंग को उससे रिलेट कर पाए, जोड़ पाए, राइट। फर्दरमोर, नीडा डिस्टिंग्विशेस बिटवीन नॉर्मल इक्विवेलेंस, फॉर्मल इक्विवेलेंस एंड डायनेमिक इक्विवेलेंस। नीडा जो है वो यहाँ फिर से इन दोनों के बीच में, फॉर्मल इक्विवेलेंस में क्या होता है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशनशिप होता है, राइट, और डायनेमिक में क्या होता है कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं होता, आइडियाज को ट्रांसलेट किया जाता है। इसको डिस्टिंग्विश करते हैं वर्ड फॉर्मल इक्विवेलेंस को और डायनेमिक इक्विवेलेंस को। फॉर्मल इक्विवेलेंस आल्सो नोन एज लिटरल ट्रांसलेशन। फॉर्मल इक्विवेलेंस का एक और नया नाम है लिटरल ट्रांसलेशन, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। ओके, और फोकसेस ऑन द मेंशनिंग द स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ द सोर्स टेक्स्ट एज क्लोजली। इसमें क्या है ना, फॉर्मल इक्विवेलेंस में सोर्स लैंग्वेज का ग्रामर को, सोर्स लैंग्वेज का आप कह सकते हो कि स्ट्रक्चर को, उसके फॉर्म को, सोर्स लैंग्वेज के स्ट्रक्चर, फॉर्म, ग्रामर को,
है ना, को ध्यान में रखते हुए टारगेट लैंग्वेज में चेंज किया जाता है। तो ये वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन हो गया, जैसे था वो उसी दूसरे लैंग्वेज में उसी प्रकार से उसको ट्रांसलेट कर दिया, सेंटेंस को उसी तरह से लिख दिया, वर्ड का वर्ड ट्रांसलेट कर दिया, दैट इज फॉर्मल इक्विवेलेंस। और डायनेमिक इक्विवेलेंस तो हम लोग समझ चुके हैं बिल्कुल, कि डायनेमिक इक्विवेलेंस में वर्ड टू वर्ड स्ट्रक्चर सेंटेंस को नहीं किया जाता है, राइट। तो इसमें सोर्स टेक्स्ट में जितना संभव हो उसका स्ट्रक्चर्स को, मीनिंग को, उसके फॉर्म्स को सोर्स फॉर्मल इक्विवेलेंस में सोर्स टेक्स्ट का फॉर्म, स्ट्रक्चर, पैटर्न सब रखा जाता है। ऑन द अदर हैंड डायनेमिक इक्विवेलेंस क्या है, इसको हम फंक्शनल भी कह सकते हैं, डायनेमिक इक्विवेलेंस को हम फंक्शनल भी कह सकते हैं, और थॉट फॉर थॉट। डायनेमिक मीन्स थॉट फॉर थॉट, एक थॉट को दूसरे थॉट में सिर्फ चेंज किया जाता है, फॉर्म, स्ट्रक्चर और सेंटेंस को ध्यान रखे बगैर, राइट। तो एक थॉट फॉर थॉट, ये फंक्शनल, ये डायनेमिक इक्विवेलेंस, ये सभी समान हैं, राइट। और ट्रांसलेशन प्रायोरिटाइज द ओवरऑल मीनिंग एंड इफेक्ट ऑफ द टेक्स्ट। इसमें क्या करता है ना, ट्रांसलेशन प्राथमिकता देता है ओवरऑल मीनिंग का, राइट, और इसके टेक्स्ट का इफेक्ट पर बात करता है। इवन इफ इट रिक्वायर्स सम डेविएशन, भले ही इसमें कुछ डेविएशन भी हो, कुछ अलगाव भी हो, कुछ चीजों को छोड़ दिया जाए, राइट, कुछ चीजों का डिपार्चर कर दिया जाए, ठीक है, कुछ चीजों को मूव कर दिया जाए। इट रिक्वायर्स सम डेविएशन फ्रॉम द लिटरल ट्रांसलेशन, इवन इफ, अगर इसमें जो लिटरल ट्रांसलेशन है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन है, इससे कुछ डिविएशन भी अगर हो जाए तो ये और ये डिविएशन की इसमें आवश्यकता होती है, कुछ चीज़ों को छोड़ा जाता है, राइट, किसमें, डायनेमिक इक्विवेलेंस या फिर फंक्शनल इक्विवेलेंस या फिर थॉट फॉर थॉट। ओके, I think it is clear right now. Nida argues that dynamic equivalence is more suitable for conveying the original intent and impact of the source text. नीडा का कहना है कि जो सोर्स टेक्स्ट हैं उसे हम बिल्कुल ओरिजिनल उसकी प्रवृत्ति को, उसकी ओरिजिनलिटी को, उसके इम्पैक्ट को बिल्कुल उसके जो इम्पैक्ट हैं, उसके जो ओरिजिनलिटी हैं, उस टारगेट लैंग्वेज में उसको लाया जा सकता है, राइट। उसको टारगेट लैंग्वेज में हम पा सकते हैं, बिल्कुल थॉट सेम रहेंगे, राइट, उसकी ओरिजिनलिटी बनी रहेगी और उसका इम्पैक्ट भी, उसका प्रभाव भी, टेक्स्ट का जो सोर्स टेक्स्ट है उसका इम्पैक्ट जितना ऑडियंस पर पड़ेगा, टारगेट टेक्स्ट पर भी उतने ऑडियंस पर पड़ेंगे, ठीक है, उनका ये नीडा का कहना है। ये वर्ड फॉर वर्ड नहीं, थॉट फॉर थॉट को बताते हैं, उस पर जोड़ देते हैं। स्पेशली इन सिचुएशन वेयर द टारगेट कल्चर हैज डिफरेंट लिंग्विस्टिक एंड कल्चर फॉर्म्स, राइट। ऐसे सिचुएशन में भी जहां टारगेट कल्चर का अपना एक अलग लिंग्विस्टिक होगा, भाषा होगा, और एक अपना कल्चरल और नॉर्म्स होगा, अपना सिद्धांत होगा, इन सिचुएशन में जो है सोर्स टेक्स्ट से टारगेट टेक्स्ट में चेंज किया जा सकता है, समझा जा सकता है, जहाँ इसकी अपनी कल्चर होगा, जहाँ इसका अपना लिंग्विस्टिक होगा, अपना नियम होगा, कुछ जो भी होगा। नीडा's theory also highlights the importance of considering the function of the source text. सोर्स टेक्स्ट का फंक्शन के ऊपर, राइट, नीडा हाईलाइट करता है, वो मेंशन करते हैं इसके इंपॉर्टेंस को, सोर्स टेक्स्ट के फंक्शन के इंपॉर्टेंट को नीडा हाईलाइट करते हैं। ही सजेस्ट दैट डिफरेंट टेक्स्ट सर्व डिफरेंट पर्पजेस। इसका कहना है कि अलग अलग टेक्स्ट
अलग अलग पर्पस के लिए आता है, सच एज इन्फॉर्मिंग, परसुएडिंग और इंटरटेनिंग। ठीक है, डिफरेंट टेक्स्ट मीन्स अब अलग अलग टेक्स्ट का ना, अलग अलग टेक्स्ट का, ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज का अपना इन्फॉर्मिंग होगा, अपना इंफॉर्मेशन होगा, परसुएडिंग होगा, लोगों को परसुएड करने का तरीका होगा, ठीक है, और इंटरटेनिंग होगा, राइट, अलग अलग मनोरंजन करने की विधि होगी, राइट। Therefore, the translator should be aware of the communicative function। इसलिए ट्रांसलेटर को ध्यान रखना चाहिए कम्युनिकेटिव फंक्शन पर, कम्युनिकेटिव फंक्शन पर ऑफ द सोर्स टेक्स्ट के कम्युनिकेटिव फंक्शन, ताकि सभी लोगों के बीच में इसे कम्युनिकेट किया जा सके, सब लोग इसे पढ़ सके, समझ सकें चीजों को। एंड स्ट्राइव टू अचीव द सेम फंक्शन इन टारगेट लैंग्वेज। और सोर्स टेक्स्ट में, सोर्स लैंग्वेज में जो दिया है उसको पाठक प्राप्त कर सके, टारगेट लैंग्वेज में भी उसका वह इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सके, राइट। दिस इन्वॉल्व्स नॉट ओनली ट्रांसलेटिंग द वर्ड्स, इसमें सिर्फ वर्ड्स को ट्रांसलेट नहीं करना होता है, बट ऑल्सो कैप्चरिंग द इंटेंडेड इफेक्ट। इसमें सिर्फ वर्ड को ही नहीं रखा जाना होता है कि इस वर्ड को, इतना वर्ड को इसमें रख दिए, इस सेंटेंस को इसमें रख दिए, इस पैराग्राफ को फिर इसमें चेंज कर दिए, बल्कि उसका जो इफेक्ट है, इंटेंडेड इफेक्ट, ठीक है, जो इंटेंशनल इफेक्ट है, राइट, और अचीविंग द डिजायर्ड रिस्पॉन्स, और जो डिजायर्ड रिस्पॉन्स है, प्रतिक्रिया है, ठीक है, इंगेज इन अ टारगेट ऑडियंस, वो भी टारगेट ऑडियंस में पाया जाना चाहिए, उसका इफेक्ट को, उसका इंटेंशनल इफेक्ट को, उसका डिजायर्ड रिस्पॉन्स को टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना चाहिए। इन प्रैक्टिकल टर्म्स, निडाई थ्योरी सजेस्ट दैट ट्रांसलेशन शुड एंगेज इन अ रिगोरस प्रोसेस ऑफ एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग बोथ द सोर्स टेक्स्ट एंड कल्चरल कंटेक्स्ट। इन प्रैक्टिकल टर्म पे अगर व्यवहार के तौर पर कहा जाए तो नीडा का जो थ्योरी है ना, वो सजेस्ट करता, वो क्या सजेशन देता है, वो क्या सलाह देता है, वो क्या निर्देश देता है कि ट्रांसलेटर शुड इंगेज, ट्रांसलेटर को इंगेज रहने चाहिए, और केयरफुली प्रोसेस ऑफ एनालिसिस, ट्रांसलेटर को, जो अनुवादक हैं, उसे एनालिसिस करने में, उसे अनुवाद करते समय एनालिसिस करने में, अंडरस्टैंडिंग में, राइट, उससे बहुत ही केयरफुल रहने की आवश्यकता है, बारीकी से देखने की आवश्यकता है। अंडरस्टैंडिंग बोथ द सोर्स टेक्स्ट एंड इट्स कल्चरल कंटेक्स्ट, इसमें जो है सोर्स टेक्स्ट और इसका जो कल्चरल कंटेक्स्ट है, राइट, इसको समझने में बिल्कुल ही बारीकी रखना चाहिए। दे शुड देन मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट द लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल एलिमेंट दैट नीड टू बी अडेप्टेड और मॉडिफाइड इन द ट्रांसलेशन। और उसमें यह भी बताया गया कि ट्रांसलेटर जो होते हैं वो बिल्कुल इन्फॉर्म्ड होने चाहिए, उन्हें इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने चाहिए, बिल्कुल ही प्री प्लान डिसीजन लेने चाहिए लिंग्विस्टिक भाषा के बारे में और सांस्कृतिक तत्वों के बारे में। दैट नीड्स टू बी एडेप्टेड, जिसे एडेप्ट किया जाना है, अनुकूलन किया जाना है, एक्सेप्ट किया जाना है, और जिसे मॉडिफाइड किया जाना है, ट्रांसलेट किया जाना है इन द ट्रांसलेशन में, उसके प्रति भी उन्हें डिसीजन उसका इन्फॉर्म्ड होने चाहिए। NIDA also emphasizes the need for collaboration and consultation between translator and native speaker of the target language to ensure the accuracy and appropriateness of the translation। NIDA जो है ना, इस चीज पर भी जोर देते हैं कि जो कोलैबोरेशन का, साथ साथ काम करने का जो आवश्यकता है, साथ साथ काम करने की आवश्यकता है इसमें, राइट, और कंसल्टेशन और एक दूसरे से सलाह लेने की जो जरूरत है, राइट, एक दूसरे से सलाह मशूरे की जरूरत है नहीं, एक दूसरे से कांटेक्ट की जरूरत है, साथ में काम करने की आवश्यकता है बिटवीन ट्रांसलेटर को एंड नेटिव स्पीकर, वहाँ के टारगेट लैंग्वेज के नेटिव स्पीकर को, इस दोनों के बीच में कोलैबोरेट, साथ में मिलकर काम करना होगा और उससे कंसल्ट करते रहना होगा टू इंश्योर, ताकि वो एक्यूरेसी मिल पाए, नेटिव स्पीकर से जुड़े रहेंगे तो एक्यूरेसी मिल पाएगा, एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द ट्रांस, और ताकि बिल्कुल अप्रोप्रिएटनेस आ जाए, बिल्कुल वो अप्रोप्रिएट मीन्स सुटेबल हो, बिल्कुल फैक्ट हो, फैक्चुअल हो, राइट, करेक्ट हो, एक्यूरेसी आ जाए ट्रांसलेशन में।
टू सम अप, इन कंक्लूजन के तौर पर, नीडास थ्योरी ऑफ ट्रांसलेशन एम्फेसिस डायनेमिक इक्विवेलेंस। नीडा का जो थ्योरी है वो बिल्कुल पहले भी जान चुके हैं, जोड़ देता है डायनेमिक इक्विवेलेंस पर, ठीक है, मीन्स थॉट फॉर थॉट ट्रांसलेशन पर, राइट, कल्चरल मीडिएशन पर, ठीक है, सांस्कृतिक मध्यस्थता पर, एंड द कंसिडरेशन ऑफ बोथ फॉर्म एंड फंक्शन, उसका फॉर्म पर भी उसके फंक्शन पर भी, राइट, सांस्कृतिक मध्यस्थता पर भी, कंसिडरेशन पर भी इन द ट्रांसलेशन प्रोसेस में ध्यान देना चाहिए। इट हाईलाइट्स द ट्रांसलेटर्स रोल एज ए कम्युनिकेटर। इसमें इस थ्योरी में बताया गया कि ट्रांसलेटर का जो रोल है एक कम्युनिकेटर के रूप में, संप्रेषक के रूप में, संवाद करने वाले के रूप में जो ट्रांसलेटर का जो रोल है, एंड मीडिएटर का जो रोल है बिटवीन कल्चर के बीच में, एमिंग टू प्रोड्यूस ट्रांसलेशन दैट दे आर नॉट ओनली लिंग्विस्टिकली एक्यूरेट, उसको कम्युनिकेटर के रूप में, राइट, मीडिएटर के रूप में, कम्युनिकेटर के रूप में ट्रांसलेटर का कार्य होना चाहिए कल्चरल को, और साथ में ये भी एम रखें, ये भी अपना लक्ष्य रखें कि ट्रांसलेशंस जो हैं न केवल लिंग्विस्टिकली भाषा के रूप में एक्यूरेट, सही, बल्कि अल्सो कल्चरली अप्रोप्रिएट, और सिर्फ भाषा के रूप पर ही एक्यूरेट ना हो और सांस्कृतिक रूप से भी एक्यूरेट हो, अप्रोप्रिएट हो, एंड इफेक्टिव इन द टारगेट लैंग्वेज, और टारगेट लैंग्वेज जो बिल्कुल इफेक्टिव बन जाए, बाय उसका भी इफेक्ट और सोर्स लैंग्वेज का इफेक्ट में कोई भी परिवर्तन ना हो। बाय अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग नीडास थ्योरीज को समझने और यूज करके ट्रांसलेटर कैन इन्हांस, ट्रांसलेशन अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है, इन्हांस क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन क्या है? एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों के साथ बात हो पाए, संवाद हो पाए, बात विचार हो पाए, ठीक है, ये जो है नीडास की थ्योरी के द्वारा इन्हांस किया जा सकता है, संवाद मजबूत बन सकता है, एंड फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, और आइडियाज़ का जो थॉट्स, आइडियाज़ का जो एक्सचेंज है, राइट, जो परिवर्तन है, एक्सचेंजेज है, ठीक है, उसको वो भी करने का मौका मिले, एंड इन्फॉर्मेशन अक्रॉस लिंग्विस्टिक बाउंड्रीज, और जो लिंग्विस्टिक बाउंड्रीज में बिल्कुल इन्फॉर्मेशन हो कि इस देश के लोग हैं, आपको यही जानकारी रहेगी, उस देश के लोगों को उस भाषा नहीं जानते हैं तो उस चीज़ की जानकारी नहीं रहेगी, ऐसा बात नहीं है। इस बाउंड्री से अलग करने का, ये जो लिंग्विस्टिक बाउंड्री है इससे अलग करने का प्रयास है नीडास के थ्योरी का। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू मच, राइट, to think, to research about this topic. Thank you.